हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। तो आज हम यूपीएससी सीसेट 2022 का पार्ट 7 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 64 टू 70 लेने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ बोला गया है, टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन। 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट दे वोट एंड देयर वॉज नो इनवैलिड वोट्स। कोई इनवैलिड वोट्स नहीं है और 80% ऑफ द वोटर्स ने अपने वोट्स कास्ट किए हैं। देयर वॉज नो नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। X got 56% of the votes cast and won by 1440 votes. What is the total number of voters in the voters list? ओके तो हमें बताना है टोटल कितने वोटर्स थे। अब क्योंकि यहाँ परसेंटेज में ही बात की हुई है, तो ये हम पहले भी क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि इस टाइप के परसेंटेज में होंगे तो हमें 100 ही इनिशियली ले लेना चाहिए कि टोटल पहले 100 ही वोटर्स थे इनिशियली। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो परसेंटेज की टर्म में नहीं है, तो हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर देना चाहिए। वी ले लेते हैं, लेट्स से वोटर्स हैं तो 100 वी टोटल वोटर्स थे। अब इनमें से 80% ने अपने वोट्स दिए हैं, तो मतलब कि 80 वी लोगों ने वोट दिया है। अब इन 80 वी में से एक्स को 56% वोट मिले हैं, तो ये 56% है 80 वी का 56%। और तो y को कितने मिले होंगे? y को मिले होंगे 80 माइनस 56, तो ये हो जाएगा 44%। तो y को 44% मिले होंगे और x को 56% वोट्स मिले हैं। अब ये बोला गया है कि x 1440 वोट्स से जीता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y में जो डिफरेंस है वो है 1440 वोट्स का डिफरेंस x और y में है। तो यहाँ अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो 56 माइनस 44 इज इक्वल टू 12% दो का डिफरेंस आ रहा है। और ये 12% किसका है? ये 80 वोट्स का 12% है। जितने वोट्स पड़े हैं उसका 12%। तो 80 वी इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से परसेंटेज इसका हम निकाल लेंगे, इज इक्वल टू ये हमारा आने वाला है 1440। अब यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से भी ये कैंसिल हो सकता है, 4 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 3, ये 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 150 v की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी। अब क्योंकि हमें टोटल वोट्स पूछे हैं तो टोटल कितना है 100 v, तो 100 v कितना हो जाएगा 150 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 15,000 वोट्स टोटल हमारे आ जाएंगे। तो ए इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। ओके, तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 1000 से बड़ा हो लेकिन स्मॉलेस्ट हो, मतलब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो कि 6, 9, 12, 15 और 18 से जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही वो देता हो। तो एक डिविजिबिलिटी पे फर्स्ट पार्ट 1 में हम एक क्वेश्चन ले चुके हैं जिसमें हम डिविजिबिलिटी देख चुके हैं कि मेनली किस से डिविजिबिलिटी का क्या क्या रूल होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जो कि 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा तो वो नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी का भी हम चेक कर चुके हैं कि वो नंबर जो होगा उसका सम ऑफ द डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 9 से डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जो भी नंबर है उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि वो जो नंबर है पूरा, उस नंबर की लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी, 1 और 2, लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी वो दोनों 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल होता है उस केस में। उसके बाद 15 का अगर देखेंगे तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या देखा था कि नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 18 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से और 9 से, इन दोनों से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा ही नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स देख लिए हैं। बाकी के
कि इन चीज़ों की डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर 3 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब में से 3 माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस करने के बाद यहाँ आएगा 1060, यहाँ पर क्या आएगा 1070, यहाँ पर 1080 और यहाँ आने वाला है 1180। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर्स इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे इजी हमारा पड़ेगा 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना, क्योंकि हमें सिर्फ सम ऑफ द डिजिट्स ही देखना है कि वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 1 + 6 कितना होगा 7, तो 7 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 1 + 7 होगा 8, तो ये भी नहीं है। 8 + 1 9 आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। और यहाँ क्या होगा 1 + 1 + 8 तो 10 होगा, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सी ही हमारा इसका यहाँ पर आंसर होगा कि 1083 वो ऐसा नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड किए जाने पर 3 रिमाइंडर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ हमें बोला गया है let p be a 2-digit number and q be the number consisting of same digits written in a reverse order. Okay, if p into q is 2430 then what is the difference between p and q? ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि p और q में क्या डिफरेंस है। p इंटू क्यू हमें दिया हुआ है 2430। अब जो ये p है ये और ये जो q है, तो q जो है वो p का रिवर्स है। इसका मतलब अगर p x y है कोई नंबर तो q हो जाएगा y x, ये q हो जाएगा। तो हमें ये जो 2430 है इसके अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स इसके आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हमें दो ऐसे नंबर्स मिल जाएं जो कि एक दूसरे के उल्टे हों। तो अब यहाँ अब हम देखेंगे तो 2333 इतना ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है 54, और उसी तरह से 3 × 3 × 5 करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए हैं। तो अब हमें बेसिकली पूछा क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब इसे p मान लेंगे 54 को और 45 को q मान लेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकालेंगे तो 9 इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो डी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ हमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in respect of two natural numbers p and q such that p is a prime number and q is a composite number. ओके, तो p हमें प्राइम नंबर बोला है तो p हमारा हो सकता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी प्राइम नंबर होंगे तो वो कोई भी p हो सकता है। q अब हमें बोला है q एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो कॉम्पोजिट है तो 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। इस तरह से q एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो कि किसी से मल्टीप्लाई होकर बना हुआ नंबर है। तो q कॉम्पोजिट है तो इस तरह से q कोई भी हो सकता है। अब हमें यहाँ बोला है p × q कैन बी एन ऑड नंबर। तो हाँ, ये हो सकता है अगर हम p को 3 ले लें और q को हम ले लेंगे 15, तो p × q कितना हो जाएगा 3 × 15, ये हमारा हो जाएगा 45। तो ये एक ऑड नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, हो सकता है p × q ऑड नंबर। उसके बाद हमें बोला गया q डिवाइडेड बाय p कैन बी अ प्राइम नंबर। तो अगर हम q को 15 ले लें सेम ही और p को हम 3 ही ले लेते हैं, तो q डिवाइडेड बाय p हमारा हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 5 हमारा आ जाएगा। तो ये एक प्राइम नंबर है 5, तो ये भी ट्रू हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड में बोला गया p + q कैन बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब ये चेक कर लेते हैं। तो अगर p को हम 5 लेंगे और q को 6 लेंगे तो 5 + 6 हमारा हो जाएगा 11। तो ये भी p + q भी एक प्राइम नंबर बन रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो डी इसका आंसर आ जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट हो सकती हैं क्योंकि यहाँ सब में कैन बी दे रखा है, मस्ट भी नहीं बोला गया है। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी तीनों में ही है, तो तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं। तो डी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला गया है बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। ओके,
between 4:58 p.m. and 4:59 p.m. both minute hand and second hand coincide। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, 3:16 एंड 3:17। तो जब 3:15 होगा तो जो आर हैंड है वो तो कुछ यहाँ होगा और मिनट हैंड यहाँ पर होगा। अब 3:16 और 3:17 के बीच में यहाँ पर कहीं होने वाला है। तो ये एक फैक्ट ही है जो हमें याद होना चाहिए कि मिनट हैंड और आर हैंड जो हैं वो हर 65 मिनट 5/11 मिनट पे कोइंसाइड करते हैं, हर इतने मिनट पे वो कोइंसाइड करता है। तो जब 12 बजते हैं एग्जैक्टली तब वो दोनों कोइंसाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 12 बजे दोनों ने कोइंसाइड किया होगा, उसके बाद नेक्स्ट वो कोइंसाइड करेंगे अगले 65 मिनट 5/11 मिनट के बाद में। तो वो हमारा हो जाएगा 1:05 और 5/11 इतने मिनट पे वो नेक्स्ट टाइम वापस से कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद वो वापस से कोइंसाइड करेंगे 2:10 और 10/11 मिनट पे। इतने टाइम पे वो नेक्स्ट वापस से कोइंसाइड करेंगे। यही हम कर रहे हैं कि हम बस इसे आगे ऐड करते जा रहे हैं और वो आगे का देखते जा रहे हैं नेक्स्ट वो कब कोइंसाइड करेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो करेंगे 3:16 4/11 मिनट पे वो वापस से कोइंसाइड करेंगे। तो ये जो 16 मिनट के बाद में ये 4/11 मिनट है तो वो 3:16 से 3:17 के बीच में ही पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसके बेसिस पे हमारा करेक्ट हो गया। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला फैक्ट इसमें याद रखना ज़रूरी है कि जो भी मिनट हैंड और आर हैंड है वो पूरे दिन में हर इतने बजे कोइंसाइड करेंगे। तो इतना पहले हमें याद रखना ज़रूरी है। अब हमें बोला गया है 4:58 एंड 4:59 PM की बात की गई है। तो 4:58 होंगे, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले होंगे, और 58 इस तरह जाएगा और 59 इस तरह जाएगा। तो जो ये 58 और 59 वाला टाइम रहेगा, इस टाइम पे मिनट हैंड, बात की है सेकंड हैंड और मिनट हैंड के बारे में। तो ये मिनट हैंड तो टर्न किया होगा यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट। तो ये जो मिनट हैंड है वो टर्न किया होगा यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड हैंड जो है वो पूरा ही घूमकर इस तरह से एक राउंड कर चुका होगा, क्योंकि 1 मिनट पूरा हो चुका है तो वो पूरे अपने 60 सेकेंड्स ले चुका होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब वो यहाँ से यहाँ तक टर्न कर रहा होगा सेकंड हैंड भी, तो मिनट हैंड और सेकंड हैंड उस टाइम पर भी कोइंसाइड करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होने वाला है, बोथ स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू होंगी। ठीक है, आगे ओके। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 2 कंटेनर्स X एंड Y। X कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क एंड Y कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 2 कंटेनर्स हैं X और Y। तो X में 100 ml, दोनों में 100 ml ही है। X में 100 ml मिल्क है और Y में 100 ml वाटर है। तो अब हमें बोला गया है 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज़ ट्रांसफर टू Y। X में से 20 ml मिल्क Y में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मिल्क Y में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो Y में कितना हो गया यहाँ पर 100 + 20, और ये मिक्सचर हो जाएगा मिल्क प्लस वाटर का। तो और X में अब कितना बचा होगा, X में 80 ml मिल्क सिर्फ अभी बचा होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ द मिक्सचर इन Y इज़ ट्रांसफर्ड बैक टू X। अब ये जो Y का मिक्सचर है ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें से 20 ml X में वापस से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो X में वापस कितना हो गया, 80 + 20, इतना टोटल मिक्सचर X में अभी बन जाएगा। तो हमें बोला गया है इफ़ M डिनोट्स द प्रपोर्शन ऑफ मिल्क इन X एंड N डिनोट्स द प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन Y, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये सब मिक्सिंग के बाद में X में कितना मिल्क होगा और Y में कितना वाटर होने वाला है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये हमें बेसिकली बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो 20 ml मिक्सचर ट्रांसफ़र किया है, तो मान लेते हैं इसमें से X अमाउंट, X नहीं P मान लेते हैं, P अमाउंट मिल्क वापस से Y में X में ही चला गया है। Y से P अमाउंट मिल्क वापस से X में चला गया है, बेसिकली ये अभी हमने मान लिया है। तो Y से क्या हुआ है, P अमाउंट मिल्क इस 20 ml के थ्रू वापस से X में चला गया है। तो अगर हम X में मिल्क की क्वांटिटी देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 80 + P, इतना मिल्क की क्वांटिटी X में हो जाएगी। अब अगर हम Y में वाटर की क्वांटिटी की बात करेंगे
तो वाटर की क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, इस 20 ml में से कुछ वाटर गया होगा, कितना वाटर गया होगा, 20 माइनस पी, इतना वाटर गया होगा। अगर पी मिल्क गया है तो 20 माइनस पी वाटर गया होगा। तो वाटर कितना बचा अब इसमें, 100 माइनस 20 माइनस पी, इतना वाटर वाई में बचा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस पी, ये हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो मिल्क की क्वांटिटी एक्स में आई है और ये जो वाटर की क्वांटिटी वाई में आई है, तो ये दोनों इक्वल हैं और यही ये वाली वैल्यू m है और ये वाली वैल्यू n है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो m इज इक्वल टू n हमारा आ गया है। तो a इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यही चेक किया है कि ये जो 20 ml मिक्सचर हमने y से x में ट्रांसफ़र किया था, इसमें से कितना अमाउंट मिल्क गया होगा और कितना रिमेनिंग वाटर बचा होगा। और उस वाटर को फिर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया कि वो एक्स्ट्रा वाटर कितना गया है उस 20 ml में मिल्क के साथ में, तो वही हमने सब्ट्रैक्ट करके 100 ml में से निकाल लिया है। तो दोनों हमारा इक्वल आ गया, ये 20 प्लस 80 प्लस पी आया, ये भी 80 प्लस पी आया। तो फाइनली यही आ गया कि m इज़ इक्वल टू n। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक्सपेंडिचर है 5 डिफरेंट आइटम्स ABCDE पर इन अ हाउस होल्ड। तो बोला BCDE के एंगल्स हमें ये वाले दिए हुए हैं। तो ये पूछा हुआ है कि A का परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज बेसिकली हमें निकालना है। तो ये मान लेते हैं B का है जो कि हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये C जो कि हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, ये D जो कि हमें 45 डिग्री दिया हुआ है और ये E जो कि हमें 75 डिग्रीज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पाई चार्ट का पता है तो ये होता है कि ये जो पूरा एंगल होता है, जो पूरा सर्कल बनता है, उस पूरा एंगल होता है 360 डिग्रीज। तो ये जो पार्ट बचा है रिमेनिंग ए वाला, तो इसका एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से इन सारे ये बचे हुए सारे एंगल्स को ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करना है, ए का निकालने के लिए 360 माइनस 90 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 75, ये बेसिकली हमें करना है। और ये इससे हमारा क्या होगा, ए का एंगल आ जाएगा। तो ये होगा 360 माइनस 260, तो ये हमारा ए का हो जाएगा 100 डिग्री। ए का एंगल अब हम निकाल चुके हैं कि कितना होगा, 100 डिग्री। लेकिन यहाँ हमें पूछा क्या है, परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 और टोटल कितना है 360, और फिर परसेंटेज निकालने के लिए वापस से 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 25 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 9%। तो डी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछिए, या टेलीग्राम पे जो ग्रुप बताया था डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखिए, वीडियोज़ को देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।